आप सभी लोगों को शुभ षष्ठी। माँ कात्यायनी को याद करके आज की विशेष प्रेस वार्ता में शुरुआत करना चाहूँगा। आप सभी को सादर नमस्कार। साथियों, आज की प्रेस वार्ता एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर है और वो महत्वपूर्ण मुद्दा है भगोड़ों का साथ, भगोड़ों का विकास। और जो भी मैं शब्द बोलूँगा, जो भी डाटा दूंगा, उसका साथ में एनेक्शर भी संलग्न है। वो मैं आपको दिखाऊंगा भी, आपको मैं दूंगा भी। जो भगोड़ों से किस तरह पैसा वसूल करने का सरकार का और उनको भगाने का किस तरह का सरकार का एक मोडस ऑपरेंडी है, वो आज आपके सामने रखूंगा। सरकार का एक मॉडल बन चुका है कि देश से एक्सपोर्ट करते हैं भगोड़ों को और वो भगोड़े वहां बाहर जाके विदेशी धरती से देश को इंपोर्ट करते हैं उन्हीं की कंपनी में बनी हुई वस्तुएं। एक्सपोर्टिंग फ्यूजिटिव्स फ्रॉम इंडिया and the same fugitives are importing goods and services and those goods and services were purchased by government of India। यहां से भगोड़ों का निर्यात केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के संरक्षण में होता है और वही भगोड़े वहां से सेवाएं व वस्तुएं देश को भेजती है और देश की सरकार उन्हीं भगोड़ों की कंपनियों से वो वस्तुएं खरीदती है। साथियों, मैं बात कर रहा हूं संदेशरा ग्रुप की, क्योंकि ये लाइन खत्म ही नहीं हो पा रही है। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, संदेशरा, जो ही ईडी की इनके ऊपर कार्रवाई चालू होती है ये देश छोड़ के चले जाते हैं। इनको कोई रोक टोक नहीं होती। वापस लाने के नाम पे वो कहते हैं वहां पे इंटरपोल के नोटिसेस वो खारिज करवा देते हैं। सरकार उस पर चुप्पी साधे रहती है और वहां से वो सेवाएं और वस्तुएं भेजते हैं जो भारत सरकार खरीदती है। और ये सब कुछ हो रहा है जब भारत सरकार ने उनको भगोड़ा घोषित कर दिया। They were termed as fugitive economic offenders by government of India, and the same government of India is purchasing goods and services from fugitives, and I will give you all evidences for that। साथियों, पिछले 7 सालों में पब्लिक सेक्टर बैंक का पैसा लो, देश के लोगों का पैसा लो, सरकारी संरक्षण में फ्लाइट पकड़ के विदेशी धरती पे जाओ, वहां से बीच पे रेस्ट करते हुए, आराम फरमाते हुए फोटोएं देश को भेजो। और अब एक कदम आगे और हो गया कि वहां से वस्तुएं और सेवाएं देश को बेचो और देश की सरकार उन भगोड़ों से खरीद रही है। Dupe banks run away with public money, relax at various foreign locations, and now one thing is added that government of India buys goods and services from these fugitives। देश का मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति, निम्न आय वर्गीय व्यक्ति किस तरह से अपनी दिनचर्या चला रहा है, किस तरह से रोज अखबार खोलता है तो 3 चीजों को ढूंढता है कि आज पेट्रोल के दाम कितने बढ़े, आज डीजल के दाम कितने बढ़े, और अगर महीने की शुरुआत है तो इस महीने का रसोई गैस का मेरा तिलक कितने का लगा। उसी समय 15,000 करोड़ से ज्यादा रुपये का चूना लगा के देश की बैंकों को संदेशरा, और 4 लोग हैं, मैं उनका नाम बताता हूं आपको। नितिन संदेशरा, चेतन संदेशरा, दीप्ति संदेशरा और हितेश कुमार नरेंद्र भाई पटेल, इन चारों ने 15,000 करोड़ रुपए का देश को चूना लगाया, देश की बैंकों का पैसा लिया 2017 अक्टूबर में। और ये क्रोनोलॉजी समझिए, नितिन संदेशरा, नितिन संदेशरा, चेतन संदेशरा, दीप्ति संदेशरा और हितेश कुमार नरेंद्र भाई पटेल, इन चारों ने देश की बैंकों को 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाया। देश की बैंकों का पैसा साइफन ऑफ किया।
2017 में अक्टूबर में, और ये क्रोनोलॉजी समझिए साथियों, अक्टूबर 2017 में ईडी इनके खिलाफ केस दर्ज करती है और केस दर्ज करने के कुछ दिनों पहले ये देश छोड़ के चले जाते हैं। अक्टूबर 2017 में, सितंबर 2020 में एक विशेष न्यायालय इन सभी को, नितिन संदेशरा, चेतन संदेशरा, दीप्ति संदेशरा और हितेश कुमार नरेंद्र भाई पटेल को इकोनॉमिक फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स बोलती है, मतलब आर्थिक अपराध के भगोड़े इनको घोषित करती है सितंबर 2020 में। 2017 में ईडी, पता नहीं इनका ऐसा क्या कम्युनिकेशन है कि जो ही ईडी केस दर्ज करे उससे थोड़े दिन पहले ये देश छोड़ के निकल जाते हैं। कभी पता लगता है अल्बेनिया है, कभी पता लगता है नाइजीरिया है, पर मैं आज आपको सब बताऊंगा ये है कहां और कर क्या रहे हैं। उस दौरान जनवरी, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बोल रहा हूं, जनवरी 1, 2018 से लेकर 31 मई 2020 तक, अर्थात इस जनवरी से लेकर मई 31, 2020 तक इनकी कंपनी जो नाइजीरिया में है, जिसका नाम है सिप्को, SEEPCO, उस कंपनी से भारत की ऑयल PSUs, जिसमें IOCL, BPCL, HPCL 5,701 करोड़ का क्रूड ऑयल खरीदती है और ये भगोड़े घोषित हुए हैं। ये जानकारी एक RTI में खुलासा होता है इसका, और मेरे पास जो डाटा है वो 2020 तक का ही है, मई 31, 2020 का, पर उसके बाद भी जो कस्टम्स के बिल ऑफ एंट्री के डाटा है उसमें वो परचेज ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम द संदेशरा भगोड़ास इज स्टिल कंटिन्यूइंग, ये अभी तक नहीं रुका है। और आपको जान के आश्चर्य होगा साथियों, मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये देख के कि एक टैंकर 1 नवंबर 2021 को पारादीप पोर्ट पे आ रहा है, रास्ते में, उसकी डिटेल भी मैंने आपको एनेक्सर 3 में दी है और मैं आपको उसकी डिटेल दिखाना चाहता हूं कि ये इनका टैंकर है। ये मैंने ऑनलाइन इनका पता लगाया कि ये टैंकर कहां है और इसका एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल क्या है, और इस टैंकर का एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल है पारादीप पोर्ट में 1 नवंबर को। और ये कौन भेज रहा है? ये टैंकर, इस शिप का नाम है सिफनोस। ये सिफनोस शिप में किसका तेल है? ये सिप्को कंपनी का तेल है। ये सिप्को किसकी कंपनी है नाइजीरिया में? ये सिप्को संदेशरा बंधुओं की कंपनी है, जिनके नाम आर्थिक भगोड़े हैं। और मैं आपको एक और पेज दिखाना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिप्को की वेबसाइट से लिया है मैंने ये पेज। इस सिप्को में लिखा हुआ है कि जो क्रूड ऑयल, जिसका नाम, उस क्रूड ऑयल का नाम है ओक्यूबॉम, OKWUIBOME, ओक्यूबॉम। ये ओक्यूबॉम नाम का क्रूड ऑयल सिर्फ सिप्को बेचती है। ये इसका सिप्को की वेबसाइट से मैंने ये आपको अटैच एनेक्सर 2 में डाला है। आप भगोड़े घोषित करने के बाद भी उससे खरीदे जा रहे हो। ईडी केस दायर करता है, उसके बाद भी 5,800 करोड़ रुपए का तेल आप उससे खरीदे जा रहे हो। और तो और एक बहुत चौंकाने वाला तथ्य और सामने आता है पेंडोरा पेपर्स में कि इन संदेशरा बंधुओं ने, ये नितिन संदेशरा, चेतन संदेशरा, इनकी परिवार के लोगों ने पेंडोरा पेपर्स में 6 शेल कंपनियां बनाई। और ये अभी एक समाचार पत्र ने इसका पर्दाफाश किया कि नवंबर 2017 से लेके अप्रैल 2018 के बीच 6 ऑफशोर कंपनियां बनी है इन संदेशराज की, और उन ऑफशोर कंपनियों से देश का पैसा वहां पे डाइवर्ट हुआ है टैक्स हेवंस में। और ये सब कब हुआ? 17-18 में, जब ईडी ने केस फाइल कर दिया था। ईडी का केस फाइल हुआ है, ऑफशोर शेल कंपनियां बन रही है, सरकारी बैंकों का पैसा बाहर जा रहा है, व्यक्ति बाहर जा रहा है और वहां से वो तेल बेच रहा है और भारत सरकार उसको खरीद रही है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता ऐसा क्या है
कि ईडी के नोटिस के कुछ क्षण पहले संदेशरा बंधु देश छोड़ के चले जाते हैं। यह रिश्ता क्या कहलाता है कि ईडी के नोटिस के दौरान 6 ऑफशोर कंपनियां बनती है और उस ऑफशोर कंपनियों में राउंड ट्रिपिंग के द्वारा देश का बैंकों का पैसा, आपका पैसा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पैसा, मेरा पैसा, मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति का पैसा, निम्न आय वर्गीय के व्यक्ति का सेविंग डिपॉजिट, वो पैसा देश के बाहर जाता है और अब वही पैसे से बाहर जाके तेल खरीदा जाता है। उस तेल का नाम है ऑक्यूडोम क्रूड ऑयल। ध्यान रहे, ये ऑक्यूडोम सिर्फ संदेशरा बंधु ही नाइजीरिया से भेजते हैं। इसकी पूरी डिटेल्स मैंने आपको दी है। और 1 जनवरी 2018 से लेके 31 मई 2020 के बीच 5,701 करोड़ रुपए का तेल भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, और ये आरटीआई भी मैं आपके साथ संलग्न कर रहा हूं, इसमें साफ लिखा हुआ है कि कितना तेल कब खरीदा गया, कौन सी ब्रांड का, नाइजीरिया से, और इसका आप टोटल करेंगे तो 5,701 करोड़ रुपए का। ईडी का केस पेंडिंग है, संदेशरा देश छोड़ के चले जाते हैं, सरकार चुप, उनको वहां से वापस लाने का कोई कार्रवाई नहीं। इंटरपोल का नोटिस उन्होंने खारिज करवा दिया। नाइजीरिया के सरकार से उन्होंने यह कहलवा दिया कि इनके ऊपर धार्मिक उत्पीड़न है देश में, और देश की सरकार चुप है। वो वहां से बैठ के कच्चा तेल देश को भेज रहे हैं, देश की सरकार खरीद रही है। और ना केवल ये खरीदारी 31 मई 2020 तक ही चली, आज भी, और ये इसका डाटा है कि ये सिफनोज नाम की शिप ये नाइजीरिया के पोर्ट से चल चुकी है। इसकी आप ट्रैकिंग करेंगे तो अभी की इसकी लोकेशन आ जाएगी, ये एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल भी पता लग जाएगा। इस शिप का कंसाइनर कौन है और कंसाइनी कौन है वो भी आप देख लेना, मैं आपको संलग्न दे रहा हूं, और वेबसाइट पे आप भी चेक कर सकते हैं। एक मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा। इस शिफनोस नाम की शिप कहां पर है, इसकी क्या लोकेशन है, ये तेल लेके कहां से चली, ये कौन से पोर्ट पे आएगी, कितने तारीख को आएगी, इसकी डिटेल पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6 पर है मेरी प्रेस रिलीज के। पेज नंबर 5 और 6 एनेक्सर 3, उसमें पूरी डिटेल है, आप इसको पढ़ेंगे तो। एनेक्सर 1 में वो सारी डिटेल है जो आरटीआई के थ्रू पता लगी कि देश की सरकार ने, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल ने, इन तीनों पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने, पेट्रोलियम मंत्रालय ने, देश की सरकार ने 5,700 करोड़ रुपए से ज्यादा ऑक्यूम्बॉफ, जो कच्चा तेल की एक ब्रांड होती है जो सिर्फ सिपको, और सिपको कंपनी है संदेशराज की, उससे खरीद रही है। उसकी डिटेल आरटीआई के खुलासे में सामने आएगी। और ये जो ऑक्यूम्बॉफ जो कच्चा तेल है ये सिर्फ सिपको बनाती है, ये सिपको अपनी वेबसाइट पर लिख रही है, ये एनेक्सर 2 में है। अब इस बाबत में हमारे 3 सवाल हैं। नंबर 1, अभी तक इन संदेशराज को देश में वापस लाके वसूली करने में सरकार मौन व्रत धारण क्यों रखी हुई है? ये वैसा ही मौन व्रत है जब आशीष मिश्रा खुलेआम जीप के टायरों के नीचे अब किसानों को रौंदता है, दिल्ली में बैठी सरकार मौन व्रत पे है, वैसा ही ये मौन व्रत है। क्यों मौन धारण किया हुआ है? हमारा पहला सवाल है कि क्या बैंक्स और सेंट्रल एजेंसीज देश के अन्य जो लोन के डिफॉल्टर्स हैं उनसे भी ऐसा ही बर्ताव करती है? आप, मैं, हम जैसे मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति, निम्न आय वर्गीय व्यक्ति अगर 1 महीने भी ईएमआई चुकाने में देरी कर देते हैं तो बैंक के लोग हमारा मकान कुर्क कर लेते हैं। ये यहां से 15,000 करोड़ रुपया लेके नाइजीरिया में आराम फरमा रहे हैं। वहां की सरकार कह रही है कि इनको हमें भेजेंगे भी नहीं। भारत की सरकार उनको वापस लाने के लिए मौन बैठी हुई है। इंटरपोल के जो इनको गिरफ्तार करने के जो नोटिसेस थे वो इन्होंने खारिज करवा दिए। यहां तक तो सबने किया, नीरव जी ने भी किया, हमारे मेहुल भाई ने भी किया।
पर ये उनसे एक कदम और आगे चले गए, वो वहां से व्यापार कर रहे हैं और भारत की सरकार को माल बेच रहे हैं। हमारी दूसरी मांग है कि क्यों भगोड़े घोषित होने के बावजूद भारत की सरकार उस कंपनी से ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रेडिंग कर रही है। यह रिश्ता क्या है, किसका दबाव है? देश जानना चाहता है। 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा देश के लोगों के पैसे लेके भागे हुए व्यक्ति से देश की सरकार व्यापार कर रही है। देश के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स व्यापार कर रहे हैं। देश का पेट्रोलियम मंत्रालय व्यापार कर रहा है। क्यों? हमारा तीसरा सवाल है, क्योंकि जब हमने कहा आशीष मिश्रा को पकड़ो तो उन्होंने पूछा कहां है, तो इस बार हम बता देते हैं कि यह शिप यहां पर है। भारत सरकार, ईडी, सीबीआई, इस वेबसाइट पे जाके देखो कि यह शिप कहां पे है। जब यह शिप पारादीप पहुंचे तो इस शिप को क्या सीज नहीं करना चाहिए? क्या इस शिप को कॉन्फिस्केट नहीं करना चाहिए? और शिप पे शिप तेल के जो शिपमेंट्स पे शिपमेंट्स आते जा रहे हैं और भारत सरकार मौन है। क्यों? क्योंकि हम तो आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं कि ये कहां पर है। इन 3 मंतव्यों से साफ हो जाता है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, भगोड़ों का साथ, भगोड़ों का विकास। Exporting fugitives and importing goods and services from them. This is the Modi model of economic governance. How to deal with fugitives? This is a case study that how government of India deal with the fugitive who who run away with a loan of rupees 15,000 crore rupees plus. How instead of recovering that money, government is doing business with that particular fugitive. I will share the issue in English in brief, and thereafter I will handle each and every question raised by you. Modi government dealing with fugitives is exposed. The economic model of Modi governance is export fugitives and import goods and services manufactured by them, and government of India is buying it. Dupe money, run away with public money, relax at various foreign locations. This was the norm. But now one more thing is added in this norm, that sell goods and services to government of India. And that is what precisely this Sandesra group of companies, Chetan Sandesra, Nitin Sandesra, Dipti Sandesra and Hitesh Kumar Narendra Bhai Patel is doing. After duping public sector banks by more than 15,000 crore rupees plus, after running from the Indian locations to foreign locations with that money, now they are selling goods and services to government of India, and our oil PSUs working under Petroleum Ministry are buying petrol, crude oil from them. As per RTI revelation, which I had enclosed as Annexure 1, between January 1, 2018 to May 31st, 2020, the shipments worth 5,701 crore rupees were purchased from this company named as SIPCO, which is a Sandesra group company. And not only till May 31st, 2020, the shipments process, the shipments, the purchase of crude oil from the SIPCO is continuing post May 31st, 2020 also. And the latest in this series, one consignment is in transit, which is expected to reach Indian locations at Paradip on November 1st, 2021, which is having the crude oil which was exported by Sandesra Group from Nigeria and which is going to be purchased by our Petroleum Ministry. In this regard, I have 3 questions. Number 1, why have there been no attempts made to extradite the Sandesra brothers? Do banks and central agencies treat other loan defaulters and economic offenders in the same manner? आपका एक ईएमआई अगर गलत हो जाता है, मेरा एक ईएमआई गलत हो जाता है, मकान नीलाम हो जाता है, कॉन्फिस्केट हो जाता है. We have a second question. Does the Modi government consider the Sandesra brothers as fugitive economic offenders? If yes, and that
then why does oil PSU indulged in a repeated business with economic offenders? And last but not least, our third demand is, will the Modi government direct ED and CBI to seize the vehicle that is reaching Paradip port in November 2021? So, Bhagodo ka saath, Bhagodo ka vikas. I am open for questions, if any. I am giving. You please refer Annexure 3. Okay, now please try to relate what I am saying on Annexure 3, page number 5. Reported destination Nigeria, Tulja. Tulja Bhavani is the port, offshore port of SIPCO. So from there this shipment had started. Okay, Sifnos is the name of ship. Sifnos took this consignment from Tulja Bhavani. Tulja is the name of offshore port which is owned by SIPCO company. And you can see here on the same page, India Paradip, expected ETA means expected time of arrival. Okay, on November 1, 00:30 hours. Okay, and this is the speed which is not directly related to us. Now, the current position of Sifnos, please turn the page, move to page number 6. Okay, move to the next page. Page number 6 of the same file. The current position of Sifnos is at South Africa at coordinates at 33.51 southward, 17.69 east. Reported 27 days ago by AIS, the vessel is en route to India. The vessel Sifnos is a crude oil tanker and currently sailing under the flag of Liberia. Now, this Tulja Bhavani is a port owned by SIPCO. So, तुलजा भवानी से अगर कोई तेल जाएगा कोई शिप में तो वो सिपको संदेशरा की कंपनी का ही जाएगा, और ये जो तेल आएगा यहाँ पे पैरादीप में, आप और मैं तो तेल खरीद नहीं सकते ना भाई साहब, क्रूड ऑयल, वो तो हमारी PSUs ही खरीदेगी. मैं उस पे भी आ रहा हूँ, आपको उस पे भी बता रहा हूँ. अब आप एनेक्शर नंबर 1 पे आ जाइए. एनेक्शर नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, इंपोर्ट डिटेल्स ऑफ ऑक्यूबॉम क्रूड ऑयल फ्रॉम नाइजीरिया. और ये ऑक्यूबॉम सिर्फ सिपको बनाता है, ये ग्रेड है, जैसे अपने ग्रेड होता है पेट्रोल, हाईली रिफाइंड, सुपर पेट्रोल, नॉर्मल पेट्रोल. ये ऑक्यूबॉम इज द नेम ऑफ क्रूड ऑयल. ये ऑक्यूबॉम सिर्फ संदेशरा बंधुओं की कंपनी बनाती है, और यहां नाइजीरिया से इतना आया है. आप इनको देखेंगे, इस सबको टोटल करेंगे तो ये 5,700 कुछ करोड़ रुपया जो मैंने आपको बताया वो निकलेगा. इज ए ऑयल टैंकर ओन्ड बाय संदेशरा ग्रुप. ये ऑयल टैंकर कैसे होता है आपको, मतलब आई विल नरेट इन 10 सेकेंड्स. नहीं, क्योंकि आपको समझना जरूरी है. पहले छोटे वेसल से मिड सी में तेल ट्रांसफर होता है, तो वहां पे एक स्टेशनड शिप्स होते हैं. स्टेशन शिप है वो तुलजा भवानी, जो संदेशरा ग्रुप का शिप है. उसके अंदर पहले तेल छोटे टैंकरों से मिड सी में उसमें आता है, फिर मिड सी से ये गया सिफनोस में. तो द एंटायर ट्रेल इज प्रूव्ड दैट दिस शिप which is Sifnos is carrying Occubom crude oil which belongs to Sandesra group and which is bought by oil PSUs. Okay. Okay. Now I will share that link with you, but just I am telling you that just type Tulja Bhavani Sipco. You will get all the links. But I will share, needless to mention. I will give you that PDF document also.
मैम कोयले का मैं जवाब दे दूंगा. एनीथिंग टू डू विथ दिस PC I will answer first of all, but I will answer your question, important question, believe me, in the same PC, in today's PC I will answer your. बिल्कुल करेंगे, हर स्तर पर करेंगे. हर पॉलिटिकल पार्टीज का क्या तरीका होता है परस्यू करने का, हम आज इसको एक सनसनीखेज खुलासा है. मेरे को भी आश्चर्य हुआ क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि भगोड़ों से तेल खरीद लेगी भारत सरकार. इकोनॉमिक ऑफेंडर्स 15,000 करोड़ रुपए लेके भागे हुए लोग, हमारे ही पैसे से हमको ही वापस तेल मिल रहा है. पैसे हमारे लेके भागे, वो वहां से वही तेल खरीद के हमको वहां पे हमारे ही पैसे पे प्रॉफिट भी कमा रहे हैं. तो हम इसको बिल्कुल परस्यू करेंगे, पॉलिटिकल लेवल पे भी करेंगे, पार्लियामेंट के लेवल पे भी करेंगे. पर आज हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि हमारे सवालों का क्या जवाब है. हर स्तर पे करेंगे, संसद से लेके सड़क तक हर लेवल पे करेंगे. पर टुडे इज द फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन दिस इश्यू. बीइंग द फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस, वी वांट that government of India, honorable finance minister and honorable prime minister of the country should respond कि संदेशरा से आपका ऐसा क्या दोस्ती है, आपका क्या रिश्ता है जो आप इनको इतना विश्वास करते हो. तो that is what we want to say कि भगोड़ों का साथ, भगोड़ों का विकास, that is your economic model. And I am giving you all statistics and all documents based on my own research on this issue. Anything on this? Yes. No. Since they were declared consignments, there was a series of consignments. But let me complete. I can give you the details based on the bill of entry from the customs depot. I had all those data also with me. But I gave only the RTI inputs, the responses of RTI by Government of India. Before and after, the same pace is there. And I am giving you live example that currently also there is a consignment in mid-sea. Deep ocean में South Africa के पास ship चल रहा है 15 nautical mile per hour की गति से. That also is given. और उनका विश्वास देखिए आप, ये भरोसा देखिए संदेशरा जी का कि वो शिप पे शिप भेजेंगे, तेल पे तेल भेजेंगे, सरकार कुछ नहीं कर सकती उनका. हाउ द फ्यूजिटिव्स आर हैविंग दिस टाइप ऑफ करेज. फ्यूजिटिव्स के पास इस तरह की पराक्रम, ऐसा करेज कैसे आता है. जी मैम, एनीथिंग ऑन दिस? ओके जी मैम. देखिए, कोयले का इश्यू बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है और इसको भी मेरे पास पूरा डाटा है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. कोई भी लॉजिस्टिक या सप्लाई चेन के 5 नियम होते हैं: राइट टाइम, राइट क्वांटिटी, राइट पर्सन, राइट स्पीड और राइट पर्सन. अब देश के राज्य कह रहे हैं, उनके जो बिजली बनाने वाले कारखाने कह रहे हैं कि उनके पास 3 से 4 दिन का, 2 दिन का कोयला बचा है. तो क्या केंद्र सरकार को ये पता ही नहीं कि कोयला किसके पास कितना है? ऐसी नौबत क्यों आई? ऐसी नौबत इसलिए आई क्योंकि आप सिर्फ ऑप्टिक्स पे ध्यान देते हो, सब्सटेंस पे ध्यान नहीं देते. आज ये नॉर्म्स होते हैं कि कोयला कंपनियां हैं, जो भी कोल एक्सप्लोरेशन में भारत सरकार की कंपनियां हैं, वो 2-2 महीने का बफर रखती है. आज उनके पास बफर क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार उदासीन है, सरकार को पता ही नहीं कि गवर्नेंस में क्या हो रहा है. वो 2 महीने का बफर का उनका स्टॉक रखने का प्रोसेस होता है. अब मान लो, आपको इसकी प्रॉब्लम बताता हूं और इस प्रॉब्लम का एक वे फॉरवर्ड भी बताता हूं. कोयला अगर कोयला कंपनी निकाल भी ले तो कोयले का मूवमेंट देश में सिर्फ ट्रेन से होता है अधिकतम, और ट्रेन की जो रैक कैपेसिटी है वो एक मेजर बॉटलनेक है. सरकार से मेरा अनुरोध है कि ये तू मैं से बाहर निकल के एक ग्रुप बनाए जो कि कोयले को तुरंत
जो खान से निकला हुआ कोयला सीधा के सीधा पावर स्टेशंस पे पहुंचाए। दूसरा, जो उद्योग है, जैसे कोयला स्टील में भी यूज होता है और उद्योगों में भी यूज होता है, उसको टाइम बिंग रोके और कोयला, सारा के सारा कोयला जो बाहर निकल रहा है वो हमारे पावर जनरेटिंग स्टेशंस को पहुंचाए। पर सरकार को कहां समय, वो कह रहे हैं नहीं हमारे पास है, 4 दिन का है। अरे भाई 2 महीने का होना चाहिए। फेस्टिव सीजन है देश में नवरात्रे चल रहे हैं, आगे दशहरा आने वाला, दिवाली आने वाली है। आप तो दिए जगमगाने की बात करते थे, लाइट छीन रहे हो आप हमसे। कोयला है नहीं, स्टेट दर स्टेट पावर कट कर रहे हैं, 1-1, 2-2 घंटे के पावर फेलियर्स हो रहे हैं हर स्टेट में। और इसमें कांग्रेस, बीजेपी और प्रादेशिक दलों की बात नहीं कर रहा हूं, पर गवर्नेंस कहां है? एक आप यूनिट बनाइए मिनिस्ट्री ऑफ पावर लेवल पर, जो ये सुनिश्चित करे कि कोई भी पावर स्टेशन में कोयले का संकट नहीं हो। और जो रेलवे रैक्स हैं कोयले के मूवमेंट के लिए, उसको स्पेशल प्रायोरिटी देके उसके मूवमेंट की गति को बढ़ाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा कोयला पहुंच सके। और तीसरा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो कोयला का अन्य उपभोक्ता है उसके साथ आपने फॉरवर्ड सेल एग्रीमेंट किए हुए हैं, उसको थोड़े दिन के लिए साइड पे लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज बिजली है। बिजली के बिना ना तो टेलीकम्युनिकेशन है, ना टेक्नोलॉजी चल सकती है, ना उसके। और ये महत्वपूर्ण जब हो जाता है जब आज मेजॉरिटी ऑफ लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो बिना बिजली के ना तो इंटरनेट चलना है, ना वर्क फ्रॉम होम होना है। पर सरकार उदासीन है, सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सेम वैसी बातें कर रहे हैं जैसा उन्होंने ऑक्सीजन संकट के समय की थी। ऑक्सीजन जमशेदपुर में है पर दिल्ली में नहीं है, कोयला आज भी धनबाद में है पर दिल्ली के पावर स्टेशन में, जयपुर के पावर स्टेशन में, कोटा के पावर स्टेशन में नहीं है। तो आपको क्यों नहीं है? क्योंकि आपने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बफर स्टॉक होता है कोयले का, उस तरफ आपने ध्यान ही नहीं दिया। अब राज्य सरकारें मांग रही है तो आप उल्टे सीधे जवाब दे रहे हो। मेरा अनुरोध है कि इस मुद्दे पे कुछ चीजें गवर्नेंस की होती है, कुछ चीजें बहुत सीरियस इश्यूज होते हैं, उसमें तू मैं का जवाब नहीं चलता, उसमें रेस्पॉन्स। आप, मेरे को उम्मीद थी कि देश के जो पावर मंत्री है, जो मुझे लगता है कि समझदार व्यक्ति होंगे, पर कल जिस तरह उन्होंने जवाब दिया कि कोयला तो है, चिंता की कोई बात नहीं, तो हम ये राज्य सरकारें बेकार में ही पावर कट कर रही है, ये पावर स्टेशन बेकार में ही कम पावर जनरेट कर रहे हैं। इस तरह की बातें ना करें और लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन के जो 5 नियम हैं वो एक ग्रुप बना के उसको पूरा करें। राइट पर्सन को राइट क्वांटिटी एट ए राइट टाइम विथ ए राइट स्पीड मिलना ही सप्लाई चेन होती है। आप कह रहे हैं कि कहीं पर कोयला कम है, कहीं पर ज्यादा है, तो आप कह रहे हैं मैं ये कह रहा हूं कि कोयला देश में 3 राज्यों में होता है अधिकतर, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और कोयले की उपभोक्ता देश का हर कोना है। तो पहली बात तो इन राज्यों में जो पीएसयूज थी वो 2-2 महीने का बफर कोयला रखती थी, आज क्यों नहीं है? क्योंकि आपने ध्यान ही नहीं दिया। अब वो जो प्रोडक्शन कर रही है उसको आप जल्दी से जल्दी देश के कोने में कैसे पहुंचाओगे? कोयले का मूवमेंट ट्रकों से नहीं होता मेरे दोस्त, कोयले का मूवमेंट रेलवे रैक से होता है। तो कैसे आप ज्यादा रेलवे रैक, और अचानक से आप रेलवे रैक इमीडिएटली 2 दिन में बना नहीं सकते कोल के रैक्स। तो आप इन्हीं रैक्स को किस तरह मूव करो, तेज मूव करो, इनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मूवमेंट को बढ़ाओ, इनका जर्नी टाइम को रिड्यूस करो, यही करोगे तो काम होगा। पर आप तो, ये समस्या क्या है, सरकार से आप कोई भी सवाल पूछो वो समस्या ही नहीं मानती है। आप कह रहे हो इकोनॉमी रिसेशन में, बोलती है ही नहीं। अब हम हर राज्य सरकार कह रही कोयले का संकट है, बोले है ही नहीं। ऑक्सीजन का संकट है, बोले है ही नहीं। रेमडेसिविर का संकट है, बोले है ही नहीं। इस अस्पतालों में बेड का संकट है, बोले है ही नहीं। तो आप जब तक समस्या को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप उसका निदान कैसे करोगे? मैंने तो आपको निदान भी बता दिए। इन 3 राज्यों में कोयले की खदानें हैं, वहां पे 2-2 महीने का बफर रहता था, आज क्यों नहीं है? अब वहां प्रोडक्शन भी होगा तो उसको इमीडिएटली देश के कोने पे कैसे पहुंचाना है, इसके बारे में आपको एक लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन का मॉडल बनाना पड़ेगा। सिर्फ टीवी में आके अपने अपराध को कह के कि नहीं ये है ही नहीं, इससे समस्या का हल नहीं होता है। परवरिश में भी कमी
मुझे लगता है चुनाव बहुत नज़दीक है। उनके वक्तव्य से मुझे ऐसा लगा कि बहुत जल्दी चुनाव आयोग चुनावों की घोषणा करने वाला है, क्योंकि जब भी इस तरह के बयान आते हैं चुनाव पूर्व, अब थोड़े दिन बाद वो एक और बयान देंगे कि दलितों को जो आरक्षण मिल रहा है वो भी गलत है, वो ऐसा भी बयान देते हैं चुनाव से पहले। तो चुनाव आ रहे हैं, मेरा उनसे पूछना है कि आप तो होल्डिंग कंपनी हो, आरएसएस इज ए होल्डिंग कंपनी, बीजेपी इज ए सब्सिडरी ऑफ ए होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी के चेयरमैन से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि आप उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में या देश के अन्य राज्यों में गवर्नेंस के क्या मानक है? क्या गवर्नेंस का ये मानक है? कभी मोहन भागवत जी ने इस पे अपना वक्तव्य दिया कि वो जो 6 किसानों की मौत हुई जीप के नीचे आकर, उसके बारे में उनका क्या मत है? क्या देश का गृह राज्य मंत्री खुलेआम बोल रहा है सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे, तुम मुझे जानते नहीं हो? वो तो ऐसे बोल रहा है जैसे उसको नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ हो। हमको क्या जानना है उनके बारे में? क्या आपको नोबेल प्राइज मिला है, पीस प्राइज मिला है क्या गृह राज्य मंत्री जी? देश के पड़ोसी राज्य जो कृषि प्रधान राज्य है उसके मुखिया खट्टर साहब बोल रहे हैं कि लीडरशिप डेवलपमेंट एकेडमी ऑफ बीजेपी, वो क्या है, उसकी लीडरशिप डेवलपमेंट एकेडमी का मोटो उनके बाहर बैनर पे लिखा हुआ है, किसानों को लठ मारो, जेल जाओ, लीडर बनो। वो उन्होंने वहां पे नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर लगा रखा है। तो इसके बारे में होल्डिंग कंपनी के चेयरमैन चुप क्यों हैं? देश आपसे ये सुनना चाहता है। आप फिर वही शमशान कब्रिस्तान उन सब बातों को देश ने देख लिया और देश के युवा, देश की महिलाएं, देश के मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति इनसे ऊब चुके हैं। अब इनमें कोई आपके साथ नहीं आने वाला है। आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में ऐसी एक योजना जो योगी सरकार ने चालू की हो और जो आज ग्राउंड पे योगी सरकार दिखा सके, एक योजना उनसे पूछिए आप जाके। और होल्डिंग कंपनी के चेयरमैन अगर नहीं बता सकते तो बेचारे सब्सिडरी कंपनी के चेयरमैन को तो कुछ पता ही नहीं होगा, क्योंकि होल्डिंग को ही नहीं पता तो सब्सिडरी कैसे बताएगी? देखिए, मेरे को आपके प्रश्न का मैं आप ही से सुन रहा हूँ कि 5 लोगों की शहादत हुई है। ये घाटी फिर से जल रही है। क्यों जल रही है? क्योंकि केंद्र की शासन है वहाँ पर, कोई राज्य सरकार तो है नहीं। डायरेक्टली क्यों इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है? अभी कुछ दिनों पहले निर्दोष टीचर को, निर्दोष लोगों को फिर मौत के घाट उतार दिया गया। क्यों जल रही है? आपने तो बहुत बातें करी थी 370 के बाद। मेरा तो एक सवाल है और मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या 370 हटने के बाद एम्प्लॉयमेंट घाटी में बढ़ा? क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट घाटी में बढ़ा? क्या एफडीआई घाटी में ज़्यादा आई? क्या टूरिज्म कश्मीर, जम्मू, लेह में ज़्यादा है क्या? और इन सभी सवालों का उत्तर है ना ना ना, क्योंकि मेरे पास डाटा है। द एम्प्लॉयमेंट लेवल गॉट रिड्यूस्ड, द कैपिटल इनफ्लो इन द जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख गॉट रिड्यूस्ड इन कंपेरिजन टू द प्री 370 एरा। तो इसका मतलब आप जो भी करते हो वो सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज के कारण करते हो, पॉलिटिकल कारणों से करते हो। आपका गवर्नेंस पे, लोगों की जीवन में सुख समृद्धि लाने का कोई उसमें आपका दृष्टिकोण नहीं होता है। और आज आतंकवादियों की घटनाएं, जिस तरह से आतंक की घटनाएं बढ़ती जा रही, और क्योंकि जम्मू कश्मीर में राज्य सरकार नहीं है, केंद्र सरकार ही वहां शासन चला रही है, उनके पैरों तले ऐसी घटनाएं हो रही है। याद करिए, बोला गया था नोटबंदी के बाद टेररिज्म खत्म हो जाएगा। कहां गए वो बोलने वाले? कहां है वो? आजकल तो बनारस में भी नहीं दिखते वो। कहां है वो जो 1 फोन कॉल अवे है? किसानों के कौन से नंबर पे बात करे किसान? एक नंबर दे दीजिए ताकि वहां बात कर सके 1 फोन कॉल अवे वाले व्यक्ति से। तो आपने, आपके कुप्रबंधन ने, कुशासन ने वापिस जो इश्यूज जो कांग्रेस की सरकारों ने सेटल किए थे, आपको जान के आश्चर्य होगा, कांग्रेस का जब वहां पे जम्मू कश्मीर में सरकार थी तब एम्प्लॉयमेंट लेवल बेस्ट था, फॉरेन इनफ्लो आना चालू हो गया था वैली में। पर आज क्या आपने वापिस वो, क्योंकि जब तक आप, बिकॉज डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द पीपुल,
आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके कोई बात करोगे तो ही लोग साथ में जुड़ेंगे, और लोग जब तक साथ में नहीं जुड़ेंगे ना तो आर्थिक मॉडल आगे बढ़ सकता है, उस दौरान सिर्फ एक ही मॉडल आगे बढ़ सकता है, भगोड़ों का साथ, भगोड़ों का विकास। नहीं, ये तो भाजपा अध्यक्ष ने स्वीकार लिया, ये तो स्वीकारोक्ति है, दिस इज एन एक्सेप्टेंस नोट दैट किन लोगों ने उनको मारा, बेगुनाह किसानों को मारा, और किस तरह देश को बरगलाया गया। पहले ये बोला गया गाड़ी हमारी नहीं है, फिर बोला गया गाड़ी हमारी पर हम नहीं है, फिर बोला गया हम है पर हम दूसरी जगह थे, फिर बोला गया हम दूसरी जगह भी नहीं, हम पहली जगह थे, फिर बोला गया हम निर्दोष हैं, फिर बोला गया कि हम आज 10 बजे मिलने जाएंगे पुलिस से। ये कानून के शासन में मैंने तो ऐसा नहीं सुना। मेरी जितनी ज्ञान है कानून का, क्योंकि मैंने कानून की पढ़ाई की हुई है, मेरा जितना ज्ञान है कि 302 की जब FIR होती है तो जो दोषी है, जो आरोपित है, उसके माँ बाप को पुलिस 2 घंटे बैठा देती है, वो 10 मिनट में तोते की तरह बोलने लग जाते हैं कि आरोपित व्यक्ति कहाँ बैठा है, कहाँ छुपा हुआ है। क्या पुलिस, और क्यों पुलिस नहीं बुला पा रही, इसमें पुलिस की गलती नहीं, पर गृह राज्य मंत्री को पुलिस कैसे बैठाए? क्योंकि कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी पुलिस अफसरान की गृह मंत्री होती है, वो कैसे बैठाए उस व्यक्ति को जिसको सैल्यूट मार रहे हैं और फिर उसको बैठा दे अपने ताने में। इसीलिए हम बार बार मांग कर रहे हैं कि जब तक गृह राज्य मंत्री अपने पद पर है, कोई भी जांच, न्यायिक जांच नहीं हो सकती, तो पहले उसको बर्खास्त करें। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की अध्यक्षता में टाइम बाउंड, ऐसा नहीं देखेंगे करेंगे, टाइम बाउंड इसका मुद्दे का निस्तारण करे, ताकि देश के लोगों में न्याय व्यवस्था के प्रति सम्मान और विश्वास बढ़े। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप।